हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक यात्रा करेंगे भविष्य में। एक ऐसा भविष्य जहां एनर्जी लगभग मुफ्त हो सकती है सभी के लिए सन 2070 तक। जी हाँ, आपने सही सुना। हम सिर्फ प्राइस कम होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं कि हम अपनी सिविलाइजेशन को एनर्जी कैसे देते हैं। जरा सोचो, एनर्जी हर चीज का आधार है जो हम करते हैं। जिन चमकदार स्क्रीन से हम चिपके रहते हैं, उन व्हीकल्स तक जो हमें ले जाते हैं, और जो खाना ह्यूमन पोषण देता है, सब एनर्जी यूज करता है। और इंसानी इतिहास के ज्यादातर समय में प्रचुर और अफोर्डेबल एनर्जी एक चुनौती रही है, हमारी प्रोग्रेस में एक रुकावट। लेकिन अब समय बदल रहा है। हम एनर्जी के एक गोल्डन एज की शुरुआत में हैं, जिसे आगे बढ़ा रही हैं साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जो एनर्जी के साथ हमारे रिश्ते को नई परिभाषा देने का वादा करती हैं। अगले चैप्टर्स में हम इस इलेक्ट्रीफाइंग दुनिया को देखेंगे और इन ताकतों को एक्सप्लोर करेंगे जो आने वाले डिकेड्स में एनर्जी की समस्या को खत्म कर सकती हैं। टू अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो एक्सप्लोरर्स। रिन्यूएबल एनर्जीज, न्यूक्लियर फ्यूजन, स्पेस बेस्ड सोलर और बहुत कुछ की दुनिया में डुबकी लगने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हमारे एनर्जी सफर का पहला पड़ाव सोलर और विंड एनर्जी की दुनिया, जो तेजी से आगे भी राज रही है। ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव बन रही है। इन टेक्नोलॉजी का सफर कई दशकों पहले शुरू हुआ था, लेकिन इनका विकास क्रांतिकारी रहा है। जो पहले वैकल्पिक ऊर्जा थी, वह जरूरत और नवाचार के जरिए अब आम हो रही है। मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में लगातार हो रहे नवाचार से एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी में तेजी से प्रगति हो रही है। जरा सोचिए, बादलों वाले दिन भी सोलर पैनल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या हल्की हवा में भी विंड टर्बाइंस चल रही हैं। ये तरक्की रिन्यूएबल एनर्जीज को ज्यादा रिलायबल और उपयोगी बनाती है। भविष्य के शहर इन टेक्नोलॉजी को अपने आप में इस तरह समाहित करेंगे कि एक सस्टेनेबल अर्बन एनवायरनमेंट तैयार होगा। जैसे जैसे कॉस्ट कम होगी, आपको छतों पर सोलर पैनल्स और समुद्र के किनारे और मैदानों में विंड फार्म्स दिखने लगेंगे। एनर्जी लैंडस्केप पूरी तरह से बदल रहा है। अब अपना ध्यान एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ करते हैं जिसने साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन लवर्स की कल्पना को हमेशा से मोहित किया है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी में हमारी एनर्जी बनाने के तरीके को बदलने की क्षमता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग मेथड्स के मुकाबले एक क्लीनर और सस्टेनेबल ऑप्शन देती है। देखो, न्यूक्लियर फिशन के उलट, जिसमें एटम्स का टूटना शामिल है और अपनी चैलेंजेस के साथ आता है, फ्यूजन वो प्रोसेस है जो स्टार्स को पावर देता है। यह एक नेचुरल फिनोमिनन है जो स्टार्स के कोर में होता है, हमारे सूरज समेत, जहां इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज करती हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती हैं। यह अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है जो क्लीन और प्रैक्टिकली अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड कर सकती है। फ्यूजन एनर्जी को यूज करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में भारी कमी से लेकर प्रैक्टिकली इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सप्लाई तक। इमेजिन करो, सूरज को चमकाने वाली फोर्सेस को यहीं अर्थ पर रिक्रिएट करना। इसका मतलब होगा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक मिनिएचर स्टार बनाना। एक ऐसा काम जो हमारे एनर्जी लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकता है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रॉमिस है। यह एक ऐसे फ्यूचर का विजन है जहां एनर्जी अबंडेंट, क्लीन और सेफ है, फॉसिल फ्यूल्स की लिमिटेशंस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट से मुक्त। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम जैसे लाइट एटॉमिक न्यूक्लियी को फ्यूज करके हम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, जो इंसानों के नोन किसी भी एनर्जी सोर्स से कहीं ज्यादा है। ये प्रोसेस हीट के रूप में एनर्जी रिलीज करता है, जिसका यूज फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। अब सस्टेनेबल न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए इंपॉर्टेंट साइंटिफिक और टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, जिसमें फ्यूजन के लिए जरूरी एक्सट्रीम कंडीशंस को मेंटेन करना भी शामिल है। ऐसे टेम्परेचर्स और प्रेशर्स क्रिएट करने होंगे जो अर्थ पर कहीं और नहीं मिलते, सुपरहीटेड प्लाज्मा को पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स में कंटेन करके। ये कंडीशंस फ्यूजन रिएक्शंस को नेट एनर्जी गेन के लिए काफी देर तक मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन इन बड़े टेक्निकल चैलेंजेस के बावजूद दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और कटिंग एज रिसर्च हमें फ्यूजन एनर्जी को रियलिटी बनाने के करीब ला रहे हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर या आईटीआर जैसे प्रोजेक्ट्स प्लाज्मा फिजिक्स और फ्यूजन टेक्नोलॉजी की हमारी अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लार्ज स्केल और कार्बन फ्री एनर्जी सोर्स के रूप में फ्यूजन की फीजिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है। यह कोलैबोरेटिव एफर्ट, जिसमें 35 से ज्यादा देश शामिल हैं, साउथ ऑफ फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस्ड टोकामाक रिएक्टर बना रहा है, जिसका मकसद कमर्शियल स्केल पर फ्यूजन एनर्जी की फीजिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना है। अगर यह कामयाब होता है तो यह एनर्जी प्रोडक्शन के एक नए ईरा का रास्ता खोल सकता है और आने वाली जेनरेशंस के लिए हमारी दुनिया को बदल सकता है। हमने धरती पर सूरज की शक्ति का उपयोग करने के बारे में बात की,
लेकिन अगर हम उसकी ऊर्जा सीधे अंतरिक्ष से ले सकें, जहां सूरज हमेशा चमकता रहता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की ऊर्जा दिन के समय या मौसम पर निर्भर न हो। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा या SBSP इसी महत्वाकांक्षी विचार पर आधारित है। यह अवधारणा एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां हम वर्तमान तरीकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल और विश्वसनीय तरीके से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, विशाल सौर पैनल धरती पर हमारे पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं बड़े हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हुए और 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करते हुए। इन पैनलों को रणनीतिक रूप से इस तरह रखा जाएगा कि वे हमेशा सीधे सूर्य के सामने रहें। न बादल, न वायुमंडलीय व्यवधान, बस शुद्ध और निर्बाध सौर ऊर्जा। इसका मतलब है ऊर्जा की निरंतर और स्थिर आपूर्ति, चाहे दिन का कोई भी समय हो या पृथ्वी पर कोई भी मौसम हो। आप सोच रहे होंगे, नील, क्या यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी तो नहीं है? यह वास्तव में किसी भविष्यवादी उपन्यास या फिल्म से निकली हुई चीज की तरह लगता है, और आप पूरी तरह से गलत नहीं होंगे। यह अवधारणा दशकों से साइंस फिक्शन का एक प्रधान आधार रही है, लेकिन अब यह वास्तविकता के करीब पहुंच रही है। SBSP का कॉन्सेप्ट दशकों से चला आ रहा है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने वाली तकनीक आखिरकार पकड़ बना रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हालिया प्रगति ने इस कभी के काल्पनिक विचार को और अधिक प्राप्त करने योग्य बना दिया है। हम बात कर रहे हैं हल्के सौर पैनल, उच्च दक्षता वाले ऊर्जा रूपांतरण और वायरलेस पावर ट्रांसमिशन में प्रगति की। ये नवाचार SBSP की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये अंतरिक्ष आधारित बिजली संयंत्र माइक्रोवेव या लेजरों का उपयोग करके पृथ्वी पर एकत्रित ऊर्जा संचारित करेंगे, जिससे दक्षता और उत्पादन सुनिश्चित होगा। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अंतरिक्ष से ऊर्जा संचारित करना, यह खतरनाक लगता है। इतनी बड़ी दूरी पर ऊर्जा संचारित करने का विचार वास्तव में भयावह लग सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप विशाल मृत्यु किरणों की कल्पना करना शुरू करें, मुझे आपको आश्वस्त करने दें कि तकनीक को सुरक्षित और लक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जमीन पर विशिष्ट रिसीवर स्टेशनों तक ऊर्जा पहुंचाता है। इन प्रणालियों के विकास में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। SBSP में हमारे ऊर्जा परिदृश्य में क्रांति लाने की क्षमता है। यह स्वच्छ, स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत प्रदान कर सकता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। चलो हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। यह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। आप सोच रहे होंगे कि नील, हाइड्रोजन तो एक गैस है, यह कैसे हमारी दुनिया को एनर्जी दे सकता है? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एनर्जी कैरियर है। जब इसे रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाता है, तो इसमें पूरी इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री बनाने की क्षमता होती है। हम यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जो पानी के अणुओं को सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करके तोड़कर बनाया जाता है। इस क्लीन हाइड्रोजन को फिर ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग और यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बिना कोई हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस छोड़े। यह एक ऐसी बैटरी की तरह है जो लार्ज स्केल पर एनर्जी स्टोर कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे क्लीन तरीके से रिलीज कर सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कार्स, ट्रक्स और यहाँ तक कि एयरप्लेन्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर चलते हैं और सिर्फ पानी की भाप छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स जो क्लीन हाइड्रोजन से चलते हैं और अपने कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम कर देते हैं। यह हाइड्रोजन इकोनॉमी का वादा है। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर हैं। अभी ज्यादातर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल से होता है, जो क्लीन एनर्जी के मकसद के खिलाफ है। लेकिन जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की कीमत कम हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट के मामले में ज्यादा कम्पिटिटिव होता जा रहा है। हम अक्सर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे पैरों के नीचे एक बड़ी अनयूज्ड एनर्जी सोर्स है, मैं बात कर रहा हूं जियोथर्मल एनर्जी की, जो पृथ्वी के कोर से जनरेट होती है। ये एक कांस्टेंट और रिलायबल एनर्जी सोर्स है जो 24/7 अवेलेबल रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। ट्रेडिशनल जियोथर्मल प्लांट्स बिजली बनाने के लिए नेचुरल हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज जैसे गाइजर्स और हॉट स्प्रिंग्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज जियोग्राफिकली लिमिटेड होते हैं। लेकिन एडवांस्ड जियोथर्मल टेक्नोलॉजीज पॉसिबिलिटीज का एक नया रास्ता खोलती है। एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स या EGS एडवांस्ड ड्रिलिंग टेक्निक्स का यूज करके जमीन के अंदर हॉट रॉक्स तक पहुंचते हैं, इवन उन एरियाज में भी जो ट्रेडिशनली जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स नहीं माने जाते। इन हॉट रॉक्स में पानी इंजेक्ट करके हम आर्टिफिशियल स्टीम रिजर्वॉयर्स बना सकते हैं, जिनसे टर्बाइंस चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। और फिर वोल्केनिक जियोथर्मल एनर्जी है, जो एक्टिव वोल्केनोज से जनरेट होने वाली इमेंस हीट का इस्तेमाल करती है। यह एक नेचुरल पावर प्लांट जैसा है, जो पृथ्वी की इंटरनल हीट से पावर्ड होता है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी अभी स्टार्टिंग फेज में है, इसमें ह्यूज अमाउंट्स ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता है।
हमने सोलर पैनल से सूरज की पावर यूज की है, लेकिन सोचो अगर हम वैसा ही प्रोसेस कॉपी कर सकें जिससे प्लांट्स सनलाइट को एनर्जी में बदलते हैं। यही आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का कमाल है। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल लीव्स या फिर पूरे फील्ड्स सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं और प्लांट्स की तरह सिर्फ शुगर बनाने की बजाय सीधे फ्यूल बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लिक्विड फ्यूल्स की, जो एयरप्लेन्स और शिप्स चला सकते हैं, जिनको डिकार्बनाइज करना बहुत मुश्किल है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। साइंटिस्ट्स अभी से ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम्स बना रहे हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स डांस को कॉपी करते हैं। वो सिंथेटिक कैटलिस्ट बना रहे हैं जो सनलाइट यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में करते हैं। इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। हम एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बना सकते हैं जहां एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फ्यूल बनाया जाए, कार्बन को रिसाइकल करके और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करके। ये एक रेवोल्यूशन है दोस्तों, हमारी दुनिया को पावर देने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव। हमने सूरज, हवा और खुद परमाणुओं की पावर एक्सप्लोर कर ली है, लेकिन ओशंस की विशाल और अशांत शक्ति का क्या? हमारे प्लैनेट के 70% से ज्यादा हिस्से को ढांपते हुए ओशंस में लगभग अकल्पनीय मात्रा में एनर्जी है जो बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। जरा सोचो, ज्वार का लगातार आना और जाना, किनारे पर लहरों का टकराना, सतह और गहराई के बीच टेम्परेचर का अंतर, ये सब क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के अनछुए स्रोत हैं। हमें बस ये पता लगाना है कि इसे एफिशिएंटली कैसे कैप्चर किया जाए, और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ठीक यही कर रहे हैं। वे ओशन की किनेटिक और थर्मल एनर्जी को यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए इंजीनियस डिवाइसेस और सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। टाइडल करंट्स की पावर का इस्तेमाल करने वाले अंडर वाटर टर्बाइंस या सतह पर तैरते हुए बॉयज लगातार चलने वाली लहरों से एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए इमेजिन करो। हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन या ओटीएक के पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए गर्म सतह के पानी और ठंडे गहरे पानी के बीच टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करता है। यह एक जायंट हीट इंजन की तरह है जिसे खुद ओशन पावर देता है। हमने सूरज की पावर, एटम्स की ताकत और अपनी पृथ्वी के समुद्रों की एनर्जी यूज करने के बारे में बात की है, लेकिन उस एनर्जी सोर्स का क्या जो बाकी सबको मिलाकर भी छोटा कर देती है? मैं डार्क एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो रहस्यमयी शक्ति जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को तेज कर रही है। हम डार्क एनर्जी को देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, असल में हम उसे डायरेक्टली डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। हमें पता है कि वो है क्योंकि उसके इफेक्ट्स पूरे कॉस्मोस में साफ दिखाई देते हैं। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक को खींच रहे हैं। सोचो, एक ऐसी एनर्जी सोर्स जो हर जगह है, इतनी पावरफुल कि वो सभी स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स को मिलाकर भी ज्यादा हो। डार्क एनर्जी को यूज करने का आइडिया शायद साइंस फिक्शन जैसा लगे, और अभी के लिए ये लगभग वैसा ही है, लेकिन फिजिक्स के नियम इसे इम्पॉसिबल नहीं मानते। याद रखें, ब्लैक होल्स को भी पहले सिर्फ थ्योरी माना जाता था। अगर हम इस कॉस्मिक एनर्जी रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा भी यूज कर पाएं, तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी। हम एक ऐसी एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, इतनी कि हमारी सिविलाइजेशन को पावर दे सके, शायद जब तक यूनिवर्स खुद एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब वापस चलते हैं पृथ्वी पर, मतलब लिटरली, और बात करते हैं उन एनर्जी सॉल्यूशंस की जो हमारे आसपास हैं, यानी उस एनर्जी का यूज करना जो हमारे चारों तरफ है, जैसे हल्के कंपन, टेम्परेचर का अंतर और हमारे अपने कदमों से भी। उदाहरण के लिए पीजो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल्स में ये खासियत होती है कि जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। अब जरा सोचो, अगर हम ऐसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फुटपाथ, सड़कों, यहाँ तक कि कपड़ों में भी लगा दें। आपका हर कदम, गुजरती हुई हर गाड़ी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है और इस तरह एक डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिक ग्रिड में कंट्रीब्यूट कर सकती है। और ये सिर्फ पीजो इलेक्ट्रिसिटी की ही बात नहीं है। एम्बिएंट एनर्जी हार्वेस्टिंग में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से एनर्जी लेती हैं, जैसे सोलर, विंड, थर्मल और यहाँ तक कि रेडियो वेव्स से भी। बात दरअसल ऐसे इनोवेटिव तरीके ढूंढने की है जिनसे हम अपने डिवाइसेस और सिस्टम्स को उस एनर्जी से पावर कर सकें जो हमारे आसपास पहले से मौजूद है, यूज होने का इंतजार कर रही है। सूरज और परमाणु की शक्ति का उपयोग करने से डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने तक हमने ऊर्जा की संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड की यात्रा की है। 2070 तक ऊर्जा के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह से बदल जाएगा, जो प्रचुरता, स्थिरता और नवाचार द्वारा परिभाषित होगा। ऊर्जा का भविष्य कमी पर नहीं, बल्कि चतुराई और रचनात्मकता पर निर्भर करता है। यह हमारी दुनिया को ऊर्जा देने के नए और रोमांचक तरीके खोजने के बारे में है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा करना। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और ऊर्जा के भविष्य के बारे में अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि 2070 तक कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा।